गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका एसएसटी का है चैप्टर 14 भारत का संविधान इकाई 3 है। ये सिविक्स से है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में, इसके नियम और कानून के बारे में। पहले संविधान का मतलब क्या होता है, तो किसी भी देश में शासन के लिए बताए गए सिद्धांत एवं कानून का दस्तावेज संविधान कहलाता है। और भारत का संविधान कैसा है वो पढ़ेंगे। और आप लोग बुक रीड कीजिए और हम समझाते जाते हैं एक साइड से। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होता है, ये औपचारिक रूप से नहीं लिखा गया बल्कि इसका यह एक अनिवार्य अंग है। और भारतीय संविधान की आत्मा निहित है इसमें। जिस प्रकार प्रातःकाल से दिन का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार प्रस्तावना से भारतीय संविधान की मूलभूत धारणा स्पष्ट हो जाती है। प्रस्तावना में है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मर्पित करते हैं। जैसे भारत के लोग हैं, एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है, समाजवादी होना चाहिए। हम लोग समाज में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हम लोग को सबको साथ बैठ करके किसी भी धर्म के हो तो उनके साथ रहना चाहिए। लोकतंत्रात्मक, जैसे हम लोग मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जैसे हम लोग इलेक्शन वोट देते हैं तथा समस्त नागरिक को क्या होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार मतलब सब चीज़ की, विश्वास का, धर्म का, उपासना का, स्वतंत्रता का, प्रतिष्ठा का, सब चीज़ का अवसर जो है समान प्राप्त होना चाहिए। और व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए मतलब हम लोगों को संकल्प लेना होगा। किस दिन जाकर के ये हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ऑफिशियली कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। प्रस्तावना का विश्लेषण किस प्रकार से है, निम्नलिखित 4 बातों से स्पष्ट होती है। जिसमें फर्स्ट है आपका संविधान शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग संविधान को क्या करना चाहिए, अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि प्रस्तावना में इस बात पर बल दिया गया है कि अंतिम संवैधानिक शक्ति भारत के लोगों में निहित है। संवैधानिक शक्ति क्या होता है, तो और जनता के सर्वोच्च शक्ति का संविधान का स्रोत है। जैसे हम लोग सर्वोच्च शक्ति क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं इलेक्शन होता है तो सरकार चेंज हो जाती है। और जनता ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। जैसे बताए कि कानून यहाँ का क्या है, सिद्धांत क्या है, कैसे हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। जैसे समाजवादी, तो समाज, हम लोग समाज में रहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष, कोई भी कहीं भी रह सकता है, किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य, और अपने समाज में भी जैसे गांव में रहते हैं तो मुखिया को चुनते हैं, मतलब अपनी सरकार को चुन सकते हैं। यह शब्द राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इन शब्दों की व्याख्या करने से राज्य के स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताओं की जानकारी मिलती है। जैसे पहला क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका अर्थ है एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिसके कार्य प्रबंध में किसी अन्य का हस्तक्षेप ना हो। जैसे अपना राज्य का मतलब कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह शक्ति हर प्रकार की आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकती है। कोई भी राज्य कोई भी मामले में किसी भी निर्णय लेना हो तो वो स्वतंत्रतापूर्वक ले सकती है, वो किसी के अधीन नहीं रहेगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संविधान लागू हुआ और इस दिन से भारत ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, अर्थात उसे आंतरिक एवं बाह्य मामलों में संपूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त हो गई।
जैसे आज़ाद तो हुआ है 1947 को, लेकिन हम लोग का संविधान कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। तो भारत का कानून है, संविधान में बहुत ही बातें निहित की गई है। वैसे सेकंड है इसका राज्य का स्वरूप का है समाजवादी राज्य। राज्य कैसा होना चाहिए? तो समाजवादी होना चाहिए। समाजवादी का उल्लेख प्रस्तावना मूल रूप से समाजवादी का शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, परंतु 42वें संशोधन के द्वारा यह शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है। समाजवादी राज्य का अर्थ ऐसा राज्य है जो समूचे समाज के हित के लिए काम करता है। मतलब समाजवादी राज्य का मतलब कि जो पूरे समाज के लिए काम करता है। ऐसे राज्य में सभी नागरिकों को कमाने के समान अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। देश का धन कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो समाजवादी साम्राज्य, ये जो है आपका समाजवादी राज्य का मतलब क्या है? जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो गरीब लोग हैं उनको भी कमाने का समान अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं वो अमीर के अंदर में काम करेगा और सारे पैसे इकट्ठा कर लेगा वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि जो ज़्यादा इनकम होता है उनको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। ये है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसके हेडिंग से ही पता चल गया कि हमारा राज्य जो है कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जैसे भारत में जो है बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सब समाज में एक साथ रह सकते हैं। ये जो है इन शब्द को जो है उल्लेख किया गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख ये प्रस्तावना में इस शब्द की वृद्धि जो है वो 24वें संशोधन द्वारा की गई है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चल रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद के बाद ही बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। और इनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं था, लेकिन इनको 24वें संशोधन में ऐड किया गया है। तो आप लोग जान सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है। जैसे स्कूल में ही हम लोग पढ़ने के लिए सर्व धर्म के लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, और जैसे शिक्षण संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। सरकारी नौकरियाँ देते समय भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पूर्ण नंबर लोकतांत्रिक राज्य। प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। ये तो है कि भारत जो है ये तो लोकतांत्रिक राज्य है ही, क्योंकि यहाँ पे शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के ही हाथ में है। वो कब सरकार को पलट दे कहा नहीं जा सकता है। देश का प्रबंध लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर होगा। इसमें लोगों को वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार प्राप्त है। इसमें धर्म, रंग, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी को मताधिकार या वंचित नहीं किया जा सकता है। ये नहीं क्या कि कोई गोरा है वही सरकार बनेगा या काला है तो वो वोट नहीं दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सब दे सकता है, जो 18 साल का हो गया है वो इलेक्शन में अपना मत दे सकता है। प्रस्तावना का तीसरा मेन पॉइंट है गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जिसका प्रधान या अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत एक गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति जनता से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही के द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ये आपका एक क्वेश्चन भी है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की कार्यवाही के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की यह स्थिति भारत को गणराज्य का पद प्रदान करती है। राष्ट्रपति की स्थिति क्या करती है? तो भारत के गणराज्य जो है उसका पद प्रदान करती है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। यह संविधान की कुंजी है, क्योंकि यह मूलभूत धारणा को व्यक्त करती है। यह संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है तथा राज्य के स्वरूप की जानकारी देती है। प्रस्तावना क्या करती है? मूलभूत धारणा को व्यक्त करती है, संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट कि संविधान का क्या उद्देश्य है, यह राज्य का स्वरूप कैसा है उसकी जानकारी देती है। यह संविधान की व्याख्या में सहायक है। यह न्यायाधीशों को मार्गदर्शन करती है। न्यायाधीश को मार्गदर्शन कैसे करती है? जैसे कानून है, किसकी क्या गुनाह है, किसकी क्या सजा है, वो न्यायाधीश देते हैं। इससे हमारे राज्य तथा समाज की झलक मिलती है। संविधान से क्या मिलती है? तो हमारे राज्य और समाज की झलक भी मिलती है। यह प्रस्तावना में ऐसे राज्य निर्माण की प्रेरणा देती है
जिसमें सबको समता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त हो। जैसे हमारे संविधान में है, कोई कहीं भी बस सकता है, कोई किसी भी समाज में रह सकता है, किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। तो ये है हमारी मातृभाव की जो भावना है वो बांधकर अनेकता में एकता के स्वप्न को साकार करते हुए देश की अखंडता को सुरक्षित रखें और मूल शक्ति जनता जनार्दन में निहित करें। प्रस्तावना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान की आत्मा है। संविधान अंगीकृत करने की तिथि। संविधान कब अंगीकृत किया गया है, उसकी तिथि कब है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं कब, तो 26 जनवरी को। ये कब लागू हुआ, तो 1950 को। लेकिन हम जो है संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत हो गया था। अधिनियम एवं आत्मर्पित करते हैं, मतलब जब संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण अगर अंगीकृत करने की तिथि का कहा जाता है तो वो कब है, तो 26 नवंबर 1949 को है। लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है वो अब देखेंगे। संविधान उन नियम के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो संविधान में क्या होता है, देश को चलाने की शासन की नीति लिखी रहती है। संविधान बनते समय देश की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जब भी किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो वहाँ की आर्थिक, वहाँ की क्या अर्थव्यवस्था है, धार्मिक वहाँ के कैसे लोग रहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, ये सब लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम नेपाल देश की बात करें तो वहाँ पे अभी भी राजधर्म ही चलता है, लोकतंत्र नहीं है। और भारत क्या है, भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम लोग चुनाव करने के बाद ही अपने सरकार को लाते हैं। मतलब एकदम छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक चुनाव होता है। जैसे मुखिया का तो गांव वाले, और उसके बाद अगर एमपी, एमएलए, यहाँ तक क्या पीएम, फिर राष्ट्रपति का भी कहीं ना कहीं चुनाव हम लोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अतः प्रत्येक देश की संविधान भी अपने अंदर कुछ विशेषता लिए होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला भारत का संविधान भी अपनी कुछ विशेषता रखता है जो निम्नलिखित है। आप लोग को मालूम है हम लोग का संविधान किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसकी कुछ विशेषता है। पहला है विस्तृत संविधान। भारत की संविधान कैसी है, एक विशाल एवं व्यापक लेख है। यह संसार के संविधानों में सबसे विस्तृत है। इसमें 395 अनुच्छेद है जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है। इसमें अनुसूचियाँ भी शामिल है। 395 अनुच्छेद क्या है, तो 395 में हर एक में नियम लिखा हुआ है कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसकी सज़ा क्या होगी, या समाज में अगर किसी को समाज से निकालता है तो उसके लिए उसकी क्या सज़ा है। मतलब बहुत तरीके के मतलब कानून नियम जो होते हैं वो सब लिखे हैं। पूरा विस्तृत संविधान है, एक एक का उसमें लिखा है, और हर एक नियम जुड़ते भी जाते हैं इसमें। निर्मित संविधान। और भारत का संविधान जो है वो क्या है, एक निर्मित है, काफ़ी सोच समझ करके उसको बनाया गया है। और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है। यह ब्रिटेन के संविधान के समान एक विकसित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान क्या है, बहुत ही विकसित संविधान है, तो वैसा संविधान नहीं है ये। लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, मतलब इसे हाथों के द्वारा लिखा गया है। हमारे संविधान सभा ने काफ़ी वाद विवाद के पश्चात हमारे संविधान का प्रालेख तैयार किया था। भारतीय संविधान में शासन संबंधी सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। जैसे सरकार के विभिन्न अंगों का संगठन व कार्य, मतलब सरकार का क्या कार्य होना चाहिए, केंद्र व राज्य सरकारों के परस्पर संबंध, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या संबंध होगा, भारत नागरिक के क्या मौलिक अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, नीति के निर्देश तत्व, पिछड़ी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था आदि। इसमें लिखित संविधान, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि एक देश में कैसा होना चाहिए, वहाँ का कानून नियम व्यवस्था कैसा होना चाहिए। 4 नंबर पे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण राज्य कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसका शासन व्यवस्था
और आंतरिक या बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता है। ये अपने इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, भारत अपनी इच्छा के अनुसार अपना सारा निर्णय लेता है। जैसे कि आजकल आप लोग देखें लॉकडाउन। 5वां नंबर समाजवादी राज्य। भारत का जो है ये क्या है, एक समाजवादी राज्य है। जैसे हम लोग समाज में रहते हैं। 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल किया गया। समाजवादी राज्य से तात्पर्य है कि राज्य विशेष किसी विशेष वर्ग का भलाई के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज की भलाई के लिए कार्य करेगा। मतलब जैसे है कि जो समाज में रहते हैं, कुछ अमीर लोग रहते हैं, तो सरकार जो है सिर्फ उसी के लिए काम नहीं करेगा बल्कि सब के लिए, जो गरीब है उसके लिए भी। बल्कि आजकल तो आप लोग देखते हैं कि गरीबों के लिए कुछ ज़्यादा ही भलाई होता है। तो ये है, क्या प्रयत्न किया जाएगा कि देश के विकास का फल कुछ लोगों को प्राप्त ना होकर सभी लोगों को प्राप्त हो। मतलब विकास जो है, देश में जो विकास हो रहा है उसका फल सिर्फ किसी पर्सनल को नहीं मिलकर के सबको मिलना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का जो राज्य है ये क्या धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे सभी तरह के लोग रह सकते हैं और सब यहाँ पे सरकारी नौकरी, स्कूलों में सब धर्म के लोग जा सकते हैं, रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। तीसरा है लोकतंत्रीय राज्य। लोकतंत्रीय राज्य मतलब क्या हुआ, संविधान के अनुसार भारत को लोकतंत्रीय राज्य घोषित किया गया है। जैसे हम लोग का यहाँ पे वयस्क मताधिकार दे सकते हैं, जिसका एज 18 साल हो गया है वो वोट दे करके अपने सरकार को चुन सकते हैं। जैसे आप लोग इलेक्शन भी देखते हैं, वोट होता है तो कैसे होता है, जो जीतता है वही उसी का सरकार बनता है। संघ व समुदाय बनाने का मताधिकार, सभा करने व जुलूस निकालने का अधिकार, समानता का अधिकार। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई किसी के विरोध में जुलूस भी निकाल सकता है। मतलब लोकतंत्र, हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। गणराज्य। गणराज्य क्या है, नेक्स्ट पे आपका गणराज्य। गणराज्य एक भारत लोकतांत्रिक राज्य के साथ साथ गणतंत्रीय राज्य भी है। मिस्टर मैथसन के अनुसार गणतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता का महान समूह है। वास्तव में गणराज्य वह राज्य होता है जिसके मुखिया का पद पैतृक नहीं होता बल्कि राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। भारत का मुखिया राष्ट्रपति है जिसका चुनाव जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। अतः भारत एक गणराज्य है। जैसे अगर आप लोगों को समझाया जाए तो आप लोग कांग्रेस की सरकार देखते हैं, उसमें गांधी परिवार ही सारे हैं, वो जीतते हैं, वो बनते हैं। तो एक तरह से क्या है, चुनते तो हम लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो गणराज्य के अंदर नहीं आता। इसमें होता है कि यहाँ पे कोई भी बन सकता है। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि मोदी जी बने हैं और इसके बाद भी कोई और भी बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण। और किसी संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार से माना जाता है। कठोर संविधान का मतलब हुआ कि उस देश का संविधान जो साधारण कानून के समान विधानमंडल द्वारा ना बदला जा सके, कठोर संविधान कहते हैं। ऐसे संविधान को बदलने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अमेरिका का संविधान क्या है, कठोर है। लचीला क्या होता है, जिस देश में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार विधानमंडल साधारण कानून की साधारण बहुमत, और जिस देश का संविधान जो है उसको आराम से हम चेंज कर सकते हैं नियम कानून कायदों को, तो उस देश का कानून क्या है, लचीला होता है। तो भारत का संविधान जो है इसका मिश्रण है, कठोर भी और लचीला भी है। संसदीय सरकार। जब भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन को अपनाया गया है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक मुखिया है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का उतना नहीं चलता है जितना प्रधानमंत्री का चलता है। कार्यपालिका व विधान पालिका के बीच गहरा संबंध है और ये संसद का के उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। दूसरे मंत्री उनके दल के सदस्य होते हैं। जैसे आप लोग देखें कि मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री है और केंद्र सरकार में जैसे होता है शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, और ये सब क्या होते हैं, उनके बहुमत दल के नेता होते हैं। दूसरे मंत्री उसके दल के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। तो कार्यपालिका का कार्य कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है।
फिर है संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार क्या हुआ? भारत का संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान सरकार की शक्ति का स्रोत है। भारत एक और केंद्र सरकार है और दूसरी ओर क्या है? राज्य सरकार है। आप लोग देख सकते हैं जो केंद्र में, केंद्र जैसे आप लोग केंद्रीय विद्यालय देखते हैं या आप लोग किसी राज्य का विद्यालय देखते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय का नियम क्या होता है? केंद्र के अनुसार होता है। और राज्य, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जिसका जो है व्यवस्था जो है केंद्र सरकार करती है और कुछ राज्य सरकार करती है। राष्ट्रीय महत्व के 98 विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं। प्रादेशिक महत्व के 62 विषय राज्य सरकार के पास है। 52 विषय ऐसे जिन पर राज्य व सरकार दोनों को मिलकर कानून बनाने का अधिकार है। 98 का क्या है? केंद्र सरकार जाके उसका नियम कर सकता है और 62 प्रादेशिक महत्व है। बल्कि 52 ऐसे हैं जिनका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकता है। संविधान की व्यवस्था करने का कार्य न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष है, तो ये कोई भी किसी के पक्ष में मतलब जवाब नहीं दे सकता है। यह दोनों सरकारों के झगड़े निपटाती और संविधान की रक्षा करती है। फिर नेक्स्ट आपका शक्तिशाली केंद्र। केंद्र क्या है? शक्तिशाली केंद्र। संघात्मक सरकार के साथ साथ भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई। शक्तियों का बंटवारा करते हुए केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई 98 विषय में, जबकि राज्य में कम है। संवर्धित सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। भारत में एक ही नागरिक एक ही संविधान है। ये मतलब एक ही नागरिकता व एक ही संविधान है। ऐसा नहीं क्या कि किसी और राज्य में कुछ और कानून है और दूसरे राज्य में कुछ और कानून, ऐसा नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का एक ही संविधान पर हर एक को एक जैसा सजा दिया जाएगा। वो चाहे बड़े से बड़े लोग हो या छोटे से छोटे लोग हो, उनको सजा दिया जाएगा। राज्य में अपने संविधान की व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार राज्य को नहीं है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्था व इकहरी न्याय व्यवस्था, एक ही निर्वाचन व योजना आयोग की व्यवस्थाओं ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। केंद्र को कौन शक्तिशाली बना दिया है? तो इकहरी व्यवस्था ने, कि ऐसा नहीं कि कोई भी इसके नियम कानून को बदल सकता है या इसमें कुछ जोड़ सकता है। फिर आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? कि आप भारत के संविधान द्वारा नागरिक को मौलिक अधिकार की व्यवस्था दी गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक इन अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद में कहाँ तक? 14 अनुच्छेद से 35 तक इसका मौलिक अधिकार का ही बनाया गया है। मौलिक कर्तव्य। 24वें संशोधन द्वारा संविधान में एक न्याय अध्याय 4A जोड़ा गया, जिसमें भारत के नागरिकों के 10 कर्तव्य निश्चित किए गए। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में उन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनसे देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक नीति निश्चित होती है। ये सिद्धांत भारत के आर्थिक लोकतंत्र की नींव डालने में विशेष सहायक हैं। नेक्स्ट है आपका वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो भारत में वयस्क होने का है 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के होंगे तो आप किसी भी जाति धर्म के हों तो आपको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। यह देश के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंत हो गया है। इकहरी नागरिकता। समान रूप से संसदीय सांसद में नागरिकों की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक संघ की ओर से दूसरे राज्य की। लेकिन भारत एक संघीय राज्य होते हुए यह दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे हम लोग का वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, तो क्या है? सिर्फ अपने गांव या राज्य की तरफ से बना है, ये नहीं क्या केंद्र की तरफ से भी एक बनेगा, क्योंकि सारे जो है क्या है, हम लोग इंडियंस हैं, कोई कहीं भी रह सकते हैं। स्वतंत्र पालिका। भारत का संविधान देश के एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा भारतीय संविधान की रक्षा न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। नागरिकों के मौलिक अधिकार जो होते हैं और उनके अधिकार और रक्षा जो है न्यायपालिका का कार्य है। यह केंद्र व राज्य के मध्य झगड़ों को निपटाती है। यदि सांसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पास करे तभी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखा गया है ताकि न्यायाधीश निष्पक्ष होकर निर्णय ले सके। इकहरी न्याय व्यवस्था। भारतीय संघात्मक राज्य फिर भी यहाँ की इकहरी न्याय व्यवस्था स्थापित की गई है।
अमेरिका में दोहरी न्याय व्यवस्था है, वहाँ एक और संघ के न्यायालय काम करते हैं, दूसरी ओर राज्य के। लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था एक ही कैसे है, तो यहाँ पे राज्य का अलग है, और जैसे राज्य और केंद्र दोनों के नियम एक हैं। और अमेरिका में क्या है, राज्य का अलग है और केंद्र का अलग है, वहाँ पे दोहरी नियम व्यवस्था चलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है। इसमें ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व इसके अधीन न्यायालय है। यह एक पिरामिड की भांति है। जैसे कोई भी केस लड़ता है अपना, तो बोलता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये एक पिरामिड की भांति है। पिरामिड कैसे, नीचे पूरा सारे कोर्ट हैं, उसके बाद कुछ सबसे ऊपर सिर्फ एक रहता है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर कौन रहता है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की सर्वोच्चता। भारत एक संघीय राज्य है, यहाँ संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। केंद्र व राज्य सरकार को संविधान अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। इसमें आपके बुक में क्या क्या है, सब बातों को छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दिया है, और सब में एक ही जैसा, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, यहाँ पे नियम कानून सब संविधान के अनुसार ही करना पड़ता है हम लोगों को। नेक्स्ट है आपका न्याय पुनः निरीक्षण। संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की गई है। यदि केंद्र या राज्यों की व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करती है। ऐसे कानून को फिर लागू नहीं किया है। जो संविधान में जैसे कोई भी नियम लागू नहीं है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं हम लोग, अगर वहाँ पर दूसरे राज्य में बोला जाएगा कि नहीं आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहना है, तो ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है, तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए, और इसे न्यायपालिका क्या कहते हैं, अवैध घोषित करती है। द्विसदनात्मक विधानमंडल। संविधान के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। तो वो दो क्या है, तो राज्यसभा और लोकसभा सदन। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। लोकसभा सदन जो है वो एक लोकप्रिय सदन है, जिसमें सदस्य मताधिकार के अधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऊपरी सदन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को हटाया जाता है। राज्यसभा के राज्यों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट, संकटकालीन व्यवस्था। संकटकाल व्यवस्था क्या है, आप लोग भी देख सकते हैं कि पीएम केयर फंड्स बनाया गया था संकटकाल, अभी लॉकडाउन में। संकटकाल का सामना करने के लिए संविधान राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ देता है। संविधान क्या है, संकटकाल की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ देता है। संकटकाल के समय इस स्वरूप लगभग एकात्मक हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में संकटकाल की घोषणा कर सकता है। इमरजेंसी की घोषणा जो की जाती है, जैसे ए, अगर कोई युद्ध करे, बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र हो, विद्रोह होने की स्थिति में अथवा इसकी आशंका होने पर यह क्या करता है, संकटकाल की घोषणा कर सकता है। किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फैल होने पर, अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, फैल हो गई, वहाँ के जनता अगर उग्र हो जाते हैं तो इमरजेंसी लगा दिया जाता है। जब देश की आर्थिक स्थिति खतरे में हो, जब किसी भी देश का आर्थिक स्थिति खतरे में होता है तो उसको क्या किया जाता है, संकटकाल की घोषणा की जाती है। 24 है राष्ट्रीय भाषा। आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। संविधान द्वारा संपूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था की गई है। यद्यपि देश की 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इसे व्यवहारिक रूप से गौरव प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। जैसे हम लोग जानते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब में राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी ही है। और राज्य भाषा अलग हो सकता है, पर राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है। ये आपका संविधान चैप्टर कंप्लीट हो गया, और एक दिन में ही एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए। और आप लोगों का पेपर है 21 को, आप लोग ज़रा क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा। थैंक यू।